प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ जन्म कुंडली में शनिदेव का प्रभाव नवम भाव से। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, ये उदाहरणार्थ कुंडली आप समझ सकते हैं। ये कुंडली जो बनी है ये मकर लग्न की है, जिसका नवांश मेष का बना है, दशमांशा धनु का बना है। इस तरीके का अगर नवमांश और दशमांशा बने तो उसका किस तरीके से अध्ययन करना चाहिए, और जन्म कुंडली में शनिदेव अगर लग्नेश होते हों और अगर उन पे केतु जैसे धार्मिक और शुद्ध सात्विक ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो किस तरीके का परिणाम जातक के जीवन में देखने को मिलता है, इसी के साथ उपस्थित हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। साथ ही साथ जन्म कुंडली के दशम स्थान से जब गुरु और बुध का संबंध बन जाए तो वो किस तरीके का असर जातक के जीवन पर डालते हैं, ये भी जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जन्म कुंडली में धर्म भाव में अगर आपकी कुंडली के लग्नेश विराजमान हैं तो उसका क्या असर होता है। मैंने भी जितनी कुंडलियां देखी हैं और जब जब मेरी उस जातक से बात हुई है तो हर बार ये सामने से ही प्रश्न आ जाता है कि पंडित जी, मैं समाज के लिए, धर्म के लिए, आध्यात्म के लिए और देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो ये विचारधारा कब पनपती है। इस तरीके का प्रश्न स्वतः मन मस्तिष्क में इस वजह से किसी भी जातक की कुंडली में या उसके देहन में इसलिए आता है क्योंकि उसका व्यक्तित्व जो लग्न है वो उसका जो वो स्वयं है वो धर्म में बैठा है। मैं अगर कुंडली का लग्नेश जो कि मैं हूँ, तो अगर मेरे लग्नेश तीसरे भाव में बैठे हैं मतलब मैं पराक्रम में बैठा हूँ। अगर मेरी कुंडली का लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठा है, इसका अर्थ है कि मैं सुख में बैठा हूँ या सुख से मेरा संबंध होगा। मैं वैचारिक रूप से अपने आप को या मानसिक रूप से अपने आप को सुखी बनाने की तरफ बढ़ूंगा। अगर मेरी कुंडली का लग्नेश पंचम भाव में बैठा है, इसका अर्थ होगा कि मैं अपने ऊपर काम करने की कोशिश करूंगा और अपने आप को बुद्धिमान बनाने में ज़्यादा फोकस लगाऊंगा। ठीक उसी तरीके से अगर हमारी कुंडली के लग्नेश अगर नवम भाव में विराजमान है तो इसका अर्थ होगा कि मैं धर्म की तरफ उन्मुख होऊंगा या मेरा जो मन बुद्धि चित्त है वो धर्म की तरफ जाता हुआ दिखेगा, या मैं धार्मिक होऊंगा, या मैं समाज को देना चाहूँगा, मैं दानी होऊंगा, मैं पूजनीय बनूंगा, प्रणेता बनूंगा, लोगों की प्रेरणा का स्रोत बनूंगा। जल्दी ही मेरा भाग्य मेरे संग खड़ा हो जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। इस तरीके के उत्तर हमारी कुंडली के लग्नेश अगर नवम भाव में बैठे होते हैं तो देते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपकी कुंडली का लग्नेश जन्म कुंडली के नवम भाव में विराजमान है, इसका अर्थ है कि आपका समाज आपसे लाभ प्राप्त कर रहा है और आगे भी करेगा। सरकार आपसे टैक्स ले रही है, सरकार को आप कर दे रहे हैं, आप पर्यावरण के प्रति चिंतित हैं, आप मंदिरों की दयनीय हालत और माली हालत देख करके नाराज होते हैं, उदासीनता होती है आप में जब कभी भी आप किसी को उदास और परेशान देखते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा धर्म और भाग्य बढ़े, आप चाहते हैं कि निरंतर मुझसे लोगों की सेवा हो जाए, आप ये भी चाहते हैं कि मैं किसी को कष्ट न दूं। आपके अंदर जो सदाचार का, जो सद्भावना का भाव है वो निरंतर प्रवाहित होता रहता है। चाहे वो पुरुष की कुंडली हो, चाहे वो स्त्री की कुंडली हो, अगर उस जातक या जातिका की कुंडली के नवम भाव से लग्नेश का संबंध बन जाता है तो उस व्यक्ति को वो चिरंतन सुखों की तरफ लेके जाते हैं, और चिरंतन सुख धर्म की सेवा से ही प्राप्त होता है। और भी विचार करेंगे तो अगर आपकी कुंडली के लग्न के अधिपति भाग्य भाव में यानी कि नवम भाव में विराजमान होते हों तो कुंडली को बहुत सारे सुखों का कंपटीशन नहीं करना होता है। बहुत सारा सुख आपको यूं स्वतः मिल जाता है। जिस उम्र में जाकर के दूसरे लोग अपना लक्ष्य निर्धारण भी नहीं कर पाते, उस अवस्था तक आप सफल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार कि हमारे सामने किसी भी विषय को लेकर के दोहरी राजनीति नहीं होती है, हम बिल्कुल स्पष्टवादी हैं, हम साफ सुथरी राजनीति करना जानते हैं। लग्नेश अगर जन्म कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति स्पष्ट राजनीति करता है, चिरायु होता है, शुद्ध और व्याकरण का, धर्म का, अध्ययन अध्यापन का, अंग्रेजी विषय का और आधुनिक विषयों का महत्व जानकार होता है। बहुत छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने वाला, क्लिष्ट से क्लिष्ट विषयों का बहुत सूक्ष्म अन्वेषण करके अपने बारे में पूरी गहनता से अध्ययन करने का माहिर होता है।
वो अपनी भी कमज़ोरी को ठीक उसी तरीके से बता जाता है जैसे सामने वाले की समस्या को वो जैसे सामने वाले की कमज़ोरी को बता देता है। थोड़ा मुंहफट होता है और भाग्य के बल पे व्यक्ति बहुत जल्दी सब कुछ प्राप्त करने मतलब अब इसमें एक बात और भी हो जाती है कि वो जल्दी ही सब कुछ प्राप्त करने की मंशा रखने वाला होता है। वो चाहता है कि उसे ऐसी कोई भी बात ना हो जो उससे लोग छुपाएं। मतलब वो अपने आप को समाज के प्रत्येक हिस्से में फिट बैठाना चाहता है। कोशिश उसकी यही रहती है कि वो कोई भी व्यक्ति उससे दूर ना जाए, कोई भी व्यक्ति उससे दूरस्थ जा करके न बैठे, ऐसी कोशिश होती है। तो ये हमारी कुंडली के लग्नेश हैं। अब बात अगर करते हैं दृष्टि की, तो अगर आपकी कुंडली के लग्नेश नवम भाव में विराजमान है और अगर उस पर केतु जैसे धर्मात्मा, धर्म के सूचक और धर्मध्वज इन्हें कहा गया है, तो आप धर्म के ध्वजा को आगे ले जाने वाले हैं। आप में शुद्धता है, पारदर्शिता है, कोई झोल झमेल नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। धर्म को लेकर के, आध्यात्म को लेकर के, पुस्तकालयों को लेकर के, मंदिरों को लेकर के, जहाँ पे धर्म की सुरक्षा होती है, जो जगह शांति देती है, उस जगह पे व्यक्ति बैठकर स्थान पे मन को लगाना चाहता है, तपस्या करना चाहता है, मंत्र जप करना चाहता है। उसकी श्रद्धा बड़ी धर्म में और मंत्रों में होती है। वो ये जानता है कि भगवान की भक्ति से हर वो विषय और वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है जिसके दिमाग में वो बात जो चलती है। उसे लगता है कि दुनिया भर की सारी समस्या भले हो ना हो, पर मेरे परमात्मा पे मुझे पूरा विश्वास है, मेरी समस्या का अंत वो निश्चित रूप से मेरे सामने लाकर खड़ा करेंगे। तो ये जो आपके मन में जो एक सदाचार का भाव होता है, जो सकारात्मक विचार बनते हैं धर्म और आध्यात्म को लेकर के, पुरुषों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, पति के प्रति, पिता के प्रति और समाज सेवा के प्रति, वो आपके लग्नेश अगर कोई भी ग्रह हों और अगर नवम भाव में बैठे हों और उन पर अगर केतु की दृष्टि होती है तो कुछ ऐसा ही संतुलित परिणाम जातक को देखने को मिलता है। मैं चाहता हूं आप कार्यक्रम अंतिम तक देखें ताकि आपको ये पता चले कि कुंडली अध्ययन में किन किन विषयों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जातक के प्रश्नों को कैसे उसको गुम्फित करके उत्तर देना होता है। ऐसा करने से आपको नित्य निरंतर बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन और पक्के तौर पे जानकारी मिलती जाएगी। आइए शुरू करते हैं आज का ये कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम, जहां मैं सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय कराऊंगा। अब यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा दूं। पंचांग किसी भी कुंडली के लिए अत्यंत आवश्यक होता है और बिना उसके अध्ययन के आप कुंडली अध्ययन ना ही आरंभ करें तो अच्छा है। तो सबसे पहले जातक का जन्म हुआ या जातिका का मार्गशीर्ष माह में। जो लोग मार्गशीर्ष माह में जन्मे होते हैं उनमें थोड़ी बहुत कभी कभी शठता या जड़ता देखी जाती है। ऐसे लोग प्रायः बहुत मतलब काम शुरू से लेकर अंतिम तक करेंगे, अंत में थोड़ी बहुत स्थिति के कारण मतलब जल्दबाजीपन कहें या जैसे भी कहें, वो उस काम को निगेटिवली अप्रोच करने लगते हैं। काम करा करके पूरा सब चीज़ हो गया और अंतिम में जा करके ऐसा दिमाग में ऐसे कोई प्रश्न बन जाए जो काम को बीच में से ही अंतिम में जा करके बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना होगा। दक्षिणायन में पापक ग्रहों का बल बढ़ता है, इसके कारण जीवन में कोई ना कोई एक कमज़ोरी या कोई ना कोई एक परेशानी देखने को मिलती है, या सारी चीज़ें मिल जाएं पर कोई एक चीज़ है जो नहीं मिल रही है। इसका भी प्रभाव व्यक्ति की कुंडली में देखना पड़ता है। जैसे दक्षिणायन में कई बार शनि मंगल राहु केतु के प्रभाव के कारण दम लगाना पड़े, दवाइयों पे निर्भर रहना पड़े, विलंब से कोई काम बने, ऐसी चीज़ें होती हैं। हेमंत ऋतु में जो लोग जन्मे होते हैं उन्हें थोड़ा आलस्य देखा जाता है, या कई बार वो साफ सफाई पे बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देते, या ये भी कह सकते हैं कि कई बार अपने काम के लिए वो उतनी जल्दबाजी नहीं करते जितना किसी दूसरे के काम में तत्पर रहते हैं। शुक्रवार को जन्मी है और शुक्र इस कुंडली के दशम भाव के स्वामी होते हैं। द्वितीय भाव सप्तम दशम भाव के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और जन्म कुंडली में 12वें भाव में बैठे हैं और जन्म कुंडली के केंद्र में गुरु और बुध बैठे हैं। गुरु इस कुंडली के 12वें भाव के स्वामी होते हैं। गुरु और शुक्र का ये परिवर्तन जातक के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। शुक्रवार को जन्मे हैं। शुक्र अगर जातिका की कुंडली हो और शुक्र अगर 12वें भाव में बैठे हों तो कोई कष्ट नहीं होता, उल्टा वो और भी ज़्यादा
लाभदायक हो जाता है और शुक्र का प्रभाव व्यक्ति को समस्त प्रकार के सुख और व्ययों को संतुलित करने वाला भी हो जाता है। हालांकि कई बार यहाँ पे अगर पुरुष की कुंडली में ये बात हो जाती है तो ये चरित्र के बल से कमजोरी मिलती है या कई बार पाचन तंत्र या स्वास्थ्य को कमजोर करते हैं। कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि में जन्म हुआ है, ऐसे जातकों को कई बार बेवजह की चीज़ों पे भटकना पड़ता है, मन एक जैसा नहीं रहता, डरा हुआ रहता है और सुरक्षा का भाव थोड़ा कम होता है। मतलब आप ये भी इसमें कह सकते हैं कि व्यक्ति बहुत जल्दी सुरक्षित नहीं हो पाता किसी भी विषय से। अब एक चीज़ जो दिमाग में अगर बैठ गई तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, या व्यक्ति बार बार उसी चीज़ पे उसकी सुई अटकी रहती है, वो वहाँ से आगे बढ़े ही नहीं। और बहुत सारी बातें जो जिस पे विचार नहीं करना है, कई बार व्यक्ति उस पर भी विचार कर रहा है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, और ऐसे लोगों को अगर बात बन पड़े तो ओम भगाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही साथ अगर बात बन पड़े तो कपास के पौधे की जड़ भी अपने गले में धारण करें, अगर वो मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो नवग्रह कवच से भी काम चलाया जा सकता है। तो नवग्रह कवच धारण करना चाहिए। कुछ न कुछ बीमारियां छोटी छोटी होती रहती हैं, जैसे कभी शरीर में दर्द है, कभी सर्दी है, बुखार है, जुकाम है, बदन में दर्द है, कमर दर्द है, कंधे का दर्द है, गले का दर्द है, गर्दन में दर्द हो, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऐसे लोगों को तिल का दान करना चाहिए, घी दान करना चाहिए, तांबे का नाग, और कुछ अगर हो सके तो चांदी के बर्तनों में भी भोजन आदि पानी वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। माता से संबंध ठीक रखना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके मामा मामी से भी संबंध अच्छे रखें अगर हैं तो कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, और ऐसे चंद्रमा कई बार व्यक्ति के जीवन को अस्त व्यस्त करने की कोशिश करते हैं। वर्तमान को आप हर बार साधना चाहते हैं, पर हर बार वो थोड़ा बहुत कमज़ोर सा नज़र आता है, या मतलब 10 दिन तक ठीक रहा, 11वां दिन फिर कोई ना कोई परेशानी आ गई, जिसके कारण व्यक्ति रेगुलराइज नहीं हो पाता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र मैंने बताया, वैधृति योग, ये व्यक्ति को व्यापारिक विचारों वाला बनाता है और व्यक्ति कभी भी अपना नुकसान नहीं करना चाहता है। सामान्यतया इसे अच्छा ही कहेंगे, पर कमजोरी वाणिज्यकरण के कारण भी कई बार व्यापारिक मानसिकता होती है। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण होगा, जिसके कारण व्यक्ति में प्रधानतया महत्वाकांक्षा को पूरा करने का पूरा बल होता है, क्षमता से कोई काम करता है और किसी भी तरीके से किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता है, और बहुत ज़्यादा किसी के पीछे चलना या भागना दौड़ना वो भी उसे पसंद नहीं है। स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, किसी भी स्थिति में किसी की कॉपी नहीं करना चाहता, वो स्वतंत्र मानसिकता का बेहतरीन वक्ता और प्रणेता बनना चाहता है। अपनी पहचान समाज में अलग बनाना और किसी के पीछे न घूमना, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो ये मैंने कुंडली का पंचांग बताया। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण के जो लोग होते हैं उनमें ना आगे बढ़ने की बड़ी मनसा होती है और बड़ा ललक होता है। वो ये चाहते हैं कि मैं कभी भी पीछे किसी से भी ना रहूं, वो चाहते हैं कि मतलब मेरा झंडा आगे रहे, और यही चीज़ उन्हें आगे बढ़ाने को प्रेरित करती है। तो ये अगर है तो बहुत अच्छी बात है। भगवान त्रिगुणातीत हैं, उनमें सात्विक, राजसिक और तामसिक किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि सात्विक होना भी दोषयुक्त हो जाता है, तामसिक और राजसिक तो दोषयुक्त हैं ही, सात्विक भी दोषयुक्त हो जाता है, और जो तीनों गुणों से परे है वही नारायण है, वही भगवान है। अब आपने शिव पुराण में मेरे मेन चैनल पे देखा ही होगा, मैंने बात कही थी कि भगवान भोलेनाथ जो शिव हैं, जो हैं वो तमस तत्व के प्रधानतः देवता हैं, राजसिक गुणों से युक्त हैं ब्रह्मदेव, और भगवान नारायण सात्विक प्रवृत्ति के देवता हैं। तो ऐसा है उनका प्रभाव। पर आइए अब मैं इनकी कुंडली के पंचांग से आगे बढ़कर आपका ध्यान इनकी कुंडली में ग्रहों के अंशों पे लेके आता हूं, और किस भाव के स्वामी हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ उनकी दृष्टि जा रही है, इससे आपका परिचय करा देता हूं। तो सबसे पहले सूर्य, जो इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में उनकी राशि बनी है, इस वजह से यहाँ वो लगभग मारक भाव के स्वामी होने से मारकेश होंगे। लेकिन सूर्य मारक प्रधान
प्रत्यक्ष मारक नहीं होते, वो मारक बनेंगे नहीं। राहु से दृष्ट और शनि से दृष्ट होने के कारण इस कुंडली में शनि, राहु और सूर्य की दशा व्यक्ति को मारक प्रभाव दे सकती है, या कई बार ये दशाएं जातक को कष्ट देने वाली होंगी। तो सूर्य अष्टम भाव के स्वामी है, एकादशवें में बैठकर पंचम को देख रहे हैं, तो हमें मित्रों और शत्रुओं को पहचानने की आवश्यकता होगी। परिवार जिसको शत्रु मानता हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको मित्र मान बैठे हों, और जिसको पूरा परिवार मित्र मानता हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसे शत्रु मान बैठे हों। भाई का मित्र और मित्र का भाई, इससे सावधानी जरूर बना करके रखनी होगी। यात्राओं में विशेष ध्यान रखना होगा। कभी कभी आरंभ में अगर कम पैसों पर भी कोई काम करना पड़े, थोड़े कम लाभ के साथ भी, तो कर लेना चाहिए। एकादशवें भाव के सूर्य में अति विशिष्ट कारक प्रभाव। एकादशवें भाव पे जितने ज़्यादा पापग्रह या क्रूर ग्रह की दृष्टि रहेगी, उतनी ही ज़्यादा की महत्वाकांक्षा व्यक्ति की पूरी होती है। तो शनि देख रहे हैं, राहु देख रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं। तो एकादशवें भाव में अष्टम भाव के स्वामी बैठ गए, एकादशवें भाव में अष्टम भाव के स्वामी बैठ गए, और अष्टम भाव में एकादशवें भाव के स्वामी बैठ गए। तो जन्म कुंडली के एकादशवें भाव पे पड़ने वाले समस्त पापक ग्रहों की दृष्टि ही आपके जीवन में सब कुछ दिलाने वाली बन जाएगी। यह सिद्धांत आचार्यों ने गलत नहीं लिखा है कि जितने भी ग्रह हैं, अगर वो एकादशवें भाव पे पापक ग्रह होकर दृष्टि डाल रहे हों, तो कुंडली को प्रत्यक्षतया बलवान बना देते हैं। और वही एक ऐसी स्थिति हो जाती है या है जिसके कारण व्यक्ति पदस्थ बन जाए, बड़े अच्छे पदों पे काम कर ले, उम्र के हिसाब से उसका पद बढ़ता जाता है, पैसे की आवक बढ़ती जाती है, चौतरफा विकास और चौतरफा महत्वाकांक्षा का योग भी बढ़ता जाता है। इस अवस्था में कि जब जन्म कुंडली के एकादशवें भाव पे शनि, मंगल, राहु, केतु का प्रभाव पड़ेगा, तो महत्वाकांक्षा की पूर्ति होती रहेगी। पर कुछ बार ऐसा भी होगा जहां कुछ मन में उत्कट जो उत्कंठा है कि ये मिल जाए, उसमें व्यक्ति को चलना भी पड़ता है, उसमें व्यक्ति को थोड़ा भागना पड़ता है, थोड़ा दौड़ना पड़ता है, थोड़ी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, थोड़ा समय नष्ट होता है। इसका अर्थ होगा कि हमें संतान को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग और सावधान रहना होगा, और उसको लेकर किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं बरतनी होगी। क्योंकि एकादशवें भाव से बैठ करके जन्म कुंडली में पंचम भाव पे सूर्य की दृष्टि है। पंचम भाव के स्वामी जन्म कुंडली में 12वें भाव में चले गए, और शनि सूर्य को देख लिए जो अष्टम भाव के स्वामी है। तो सूर्य भी कहीं ना कहीं धर्म और भाग्य के सूचक होते हैं। उसके बाद जरा ध्यान से देखें तो पंचम भाव पे केतु का प्रभाव, पंचम भाव पे सूर्य का प्रभाव, और गुरु जो पंचम भाव के कारक होते हैं वो शत्रु की राशि में बैठ गए। तो परिवर्तन कर रहे हैं, इसका अर्थ होगा कि देर से संतान हो सकती है, संतति का सुख है, प्रमोशन का सुख है। और उसके बाद जरा विचार करिए तो जो सूर्य नारायण हैं वो अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके स्वामी जो शनि होते हैं अनुराधा नक्षत्र के, वो शनि उनको देख रहे हैं। तो नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में सूर्य नारायण बैठे, उस नक्षत्र का स्वामी शनि उन्हें देख करके सूर्य को एक तरीके से बलवान बना रहे हैं और महत्वाकांक्षा की पूर्ति भी करा रहे हैं। इतना ही नहीं, और अगर ध्यान से देखेंगे तो इस भाव से दशम स्थान में चंद्र मंगल योग बना है। इसका अर्थ होगा कि चंद्रमा की दशा, मंगल की दशा और सूर्य की दशा व्यक्ति के इच्छाओं की पूर्ति करने वाली हो सकती है, और सूर्य की दशा में करियर का और भी ज़्यादा लाभ, धर्म और समाज का और भी ज़्यादा लाभ, राजनीति लाभ व्यक्ति को मिल सकता है। शिक्षक हो जाए, कलाओं को समझने वाला हो जाए, रंगों को समझने वाला हो जाए, नृत्य को समझने वाला हो जाए, वाद्य यंत्र को समझने वाला हो जाए, शिक्षिका बन जाए, या कोर्ट केस कचहरी से संबंधित अगर कोई काम करना हो, तो ऐसे क्षेत्रों में कुंडली को बहुत ज़्यादा सफल होते देखा गया है। सूर्य बैठे हैं 4 अंश पे, नवमांश चक्र में वो अपनी ही राशि में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। दशमांशा कुंडली में भी वो अपनी राशि में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली में सूर्य व्यक्ति की नौकरी में सहायता करेंगे, सरकारी संपत्ति और सरकारी तंत्रों से लाभ देने वाले भी बनेंगे। क्लियर है? बात करते हैं चंद्रमा की। मकर लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा प्रत्यक्षतया कभी मारक बनते नहीं हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं और किसी भी पापग्रह से दृष्ट नहीं है, और न तो पापग्रहों का कोई प्रभाव है और न ही चंद्रमा को पापकर्त्री लगेगा, क्योंकि शनि वक्री नहीं है। पापकर्त्री लगने के लिए एक आगे बैठे हुए दूसरे ग्रह को वक्री होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे चंद्रमा और मंगल दोनों में से किसी को भी कोई वक्री ग्रह के नहीं होने के कारण पापकर्त्री दोष नहीं लगेगा। अष्टम भाव में चंद्रमा और मंगल ऑपरेशन कराते हैं, कई बार मन को डराते हैं, यात्रा से
असुविधा होती है, या कई बार व्यक्ति को यात्रा में जेब कतरों से सावधान, ट्रेन छूटना, बड़ी बड़ी मशीनों के पास जाने से डर लगना, ऊंचाई पर जाने से डर लगना, चाकू, छुरी, कैंची, गोली, बंदूक, बारूद, इन सभी चीज़ों से सावधान रहना, गहरे पानी में जाना, ऊंचाई पर जाना, सिंह वाले जानवरों से खतरा, ये सब होता है। अष्टम भाव के चंद्रमा और सूर्य के ऊपर शनि और राहु का प्रभाव, मंगल का, ये व्यक्ति के इम्यून को भी कमज़ोर करता है, या व्यक्ति के कई बार स्वास्थ्य जनित समस्याओं को देने वाला होता है। अब आप इसमें पाचन तंत्र समझ लीजिए या नाभि का क्षेत्र समझ लीजिए, दोनों ही तरीके कुंडली को कमज़ोर करने वाले हो सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो ये चंद्रमा की बात है। चंद्रमा नवांश चक्र में बन रहे हैं चतुर्थ भाव के स्वामी और अष्टम भाव में बैठे हैं, पर मित्र के साथ बैठे हैं। इस वजह से चंद्रमा की दशा में यश, धर्म, भाग्य और पराक्रम का सुख मिलेगा, और कम से कम व्यक्ति का लाभ उसे चंद्रमा की दशा में भी मिलता जाता है। इतना ही नहीं, चंद्रमा दशमांसा चक्र में दशमांसा चक्र में, मैं दूसरी कुंडली खोल बैठा था, हाँ, दशमांसा चक्र में जो बैठे हैं वो बैठे हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी होकर के, दो कुंडलियां खुली थी ना, तो अष्टम भाव के स्वामी होकर के वो चंद्रमा जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ गए और मंगल के साथ बैठ गए। यहाँ भी वो मित्र के साथ, यहाँ भी मित्रस्थ होके बैठे हैं। इस वजह से चंद्रमा का जो प्रभाव रहेगा वो कुंडली को बलवान बनाने की स्थिति में लेके जाएगा। जो मन डर रहा है ना, वो इसी चंद्रमा के अष्टम भाव के अधिपति होकर के राहु के साथ, मंगल के साथ बैठने के कारण कभी कभी उसमें घर्षण का भाव देखने को मिलता है। अन्यथा तो कुंडली को कोई चंद्रमा की दशा में भी कमजोरी नहीं होगी। हाँ, निश्चित रूप से स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, नेत्रों से संबंधित समस्या, पाचन तंत्र में गड़बड़ी और कई बार अनियमित दिनचर्या का पालन व्यक्ति, मतलब लगातार वो दिनचर्या पे फोकस नहीं कर पाता है, या एक बंधा हुआ रूटीन फॉलो कर रहा है, उस रूटीन से हट करके उसे जब कभी भी कोई काम करना होता है तब उसे दिक्कत होती है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मंगल की बात करते हैं। मकर लग्न की कुंडली के लिए चतुर्थ और एकादशवें भाव के स्वामी होते हैं, लग्नेश के शत्रु होते हैं, जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं, मित्र के साथ परिवर्तन कर रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन तृतीय चतुर्थ के अधिपति होकर अष्टम भाव में बैठना, उनके ठीक पीछे राहु का बैठना और जन्म कुंडली में उन पर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि का न होना, नवांश चक्र में लग्नेश होकर अष्टम भाव में बैठना, दशमांसा चक्र में पंचम भाव का स्वामी होना और चतुर्थ स्थान में राहु के साथ बैठना और अष्टमेश चंद्रमा के साथ बैठना, ये मंगल को कई बार परेशान करने वाला बना देंगे। इसका अर्थ होगा कि मंगल का प्रभाव कुंडली में कभी कभी कमजोर भी मिल सकता है। मंगल बैठे हैं 23 अंश पे, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, फैशन की समझ बड़ी अच्छी दे देते हैं। तत्कालिक चीज़ों पे व्यय करना, जो तत्कालीन चीज़ें हैं उसमें भी, जहाँ पे नाम कमाना हो, जहाँ अपनी पैठ मजबूत बनानी हो, जहाँ मजबूती से उपस्थित होना हो, ऐसी चीज़ों में व्यक्ति का ध्यान मंगलदेव लेके जाएंगे और नवमांश चक्र के आधार पर, दशमांसा चक्र के आधार पर वो व्यक्ति को यश प्राप्त करने का इच्छुक बनाएंगे। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या मंगल की दशा में देखने को मिलेंगी। मंगल की दृष्टि लाभ भाव पे लाभ की पूर्ति, धन भाव पे धन बचाने में दिक्कत और तृतीय भाव पे आठवीं दृष्टि पराक्रमी बनाएगी। क्लियर है? क्योंकि राहु भी यहाँ देख रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं और शनि भी देख रहे हैं। इस भाव के स्वामी शत्रुगत हो रहे हैं लेकिन परिवर्तन कर रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति अपने धन से बहुत सारे लोगों का खर्च वहन भी करता है, बच्चों का, कई बार पिता का, पति का, ऐसा भी होता है। रिश्तेदारों का भी कई बार उसके ऊपर भार आ जाता है या कई बार उसे देना ही पड़ता है। तो ऐसा कब होगा? जब शनि, मंगल, गुरु या राहु का अंतर आएगा, तब व्यक्ति को किसी दूसरे को देना पड़ता है, देना चाहिए। उसके बाद अगर बुध की बात करते हैं तो बुध आपकी कुंडली में 22 अंश पे बैठे हैं, विशाखा नक्षत्र में, गुरु के साथ। ये सुख यहाँ बहुत अच्छा है। यही दोनों ग्रह और जन्म कुंडली में जो सूर्य हुए हैं, यही व्यक्ति को सरकारी पद पे ले जाने वाले या नौकरी देने वाले बने हैं। धन को जब कभी भी व्यक्ति ने सोचा है, धन उसके पास उपस्थित हुआ है। कोई भी काम अगर आज तक नहीं बिगड़ा है वो सूर्य के कारण, और जो सुख मिला है परिवार का, पति का, बच्चों का, घर का,
गाड़ी बंगला का, ये सब इस गुरु और बुध के कारण मिला है। गुरु कौन है? इस कुंडली के लिए 12वें भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी होकर के दशम स्थान में बैठे हैं। बुध के साथ जो मकर लग्न की कुंडली के लिए योग कारक ग्रह होते हैं, जो छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी हैं। इसका अर्थ होगा कि जन्म कुंडली में 12वें भाव का संबंध अगर बुध के साथ हो रहा हो या 12वें भाव का संबंध अगर गुरु के साथ हो रहा हो तो व्यक्ति गुरु और बुध की दशा में बहुत ही संतुलित परिणाम प्राप्त करेगा। और गुरु और बुध की दशा में निश्चित रूप से व्यय को रिजर्व करने की कोशिश करेगा। किस तरीके से व्यय पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, ये ऐसा बुध देव ही कराते हैं। तो बुध यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति में है, मैं उन्हें कोई कमजोर नहीं कहूँगा। नवांश चक्र में वो लग्न की यात्रा कर रहे हैं। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, दिनचर्या, दाम्पत्य, परिवार, संतान, एजुकेशन, इन सभी चीज़ों में बुध का प्रभाव सकारात्मक मिलेगा। बल्कि समस्या को समझने की शक्ति और दशमांशा चक्र में जो शुक्र और बुध का आपस में परिवर्तन हुआ है, ये भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर परिणाम जातक के जीवन में देखने को मिलेगा। मतलब पंचम भाव चतुर्थ भाव से संबंध बन रहा है ना, नवम भाव के स्वामी बुध देव दशम स्थान में बैठ गए, ये सबसे महान योग होता है। ये सिर्फ ग्रह का ही संबंध नहीं होता, ये भावों का संबंध होता है। जब कभी भी नवम भाव के स्वामी लग्न में बैठ जाएं या नवम भाव के स्वामी जब कभी भी दशम स्थान में बैठ जाएं, तो चूंकि ये सबसे महान और मजबूत त्रिकोण होता है और ये सबसे मजबूत केंद्र, तो सबसे मजबूत त्रिकोण का संबंध जब सबसे मजबूत केंद्र से हो जाए तो ये जातक के जीवन पे उसका व्यापक और बेहतर असर देखने को मिलता है सकारात्मक प्रभावों में। देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 5 अंश पे बैठे हैं चित्रा नक्षत्र में, और मंगल बैठे थे शुक्र के नक्षत्र में। हालांकि मंगल और गुरु का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं बना है, पर देवगुरु बृहस्पति तृतीयेश होकर के दशम स्थान में बैठे हैं, तो व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पर नौकरी प्राप्त करता है, अच्छी वाणी बोलता है, सत्य का साथ पकड़ने वाला होता है, सुख प्राप्त करने की इच्छा रखता है, नौकरी में कभी कोई व्यवधान गुरु नहीं आने देंगे, व्यवस्थाओं में विश्वास व्यक्ति को होता है, सुख के पीछे भागने वाला भी होता है, और संतान में गुरु का जो सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल रहा। अगर वही शुक्र 12 में नहीं बैठे होते, पंचम में बैठे होते या लग्न में ही विराजमान होते या चतुर्थ में ही बैठ जाते तो संतति का सुख व्यक्ति को और भी जल्दी मिल जाता। लेकिन गुरु चूंकि 12वें भाव के अधिपति होकर के दशम में बैठ रहे हैं, चतुर्थ को देख रहे हैं, तो द्वादशेश जहाँ बैठेंगे और जहाँ देखेंगे दोनों ही जगहों को थोड़ा थोड़ा परेशान करते हैं। तो इस वजह से परिणाम से दूरी, परिणाम प्राप्त करने में मेहनत, सुख प्राप्त करने में व्यक्ति को मशक्कत करनी पड़ती है, और कई बार बेवजह के स्वास्थ्य की चिंताओं के कारण भी गर्भ ठहरने में दिक्कत हो जाता है। तो ऐसा गुरु परिणाम दे रहे हैं। मतलब हमें गुरु की दशा में थोड़ी बहुत सावधानी, ब्राह्मणों का आदर, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा, गायों की सेवा, अपना कफ वात और पित्त बढ़ा न रहे, और किस तरीके से अपने कुल पुरोहित की पूजा अर्चना की जाए, अपने कुल देवता की उपासना कैसे की जाए, इस पे ध्यान लगाना चाहिए। इससे बल बढ़ेगा तो गुरु का सुख बढ़ेगा, तो संतान का सुख बढ़ेगा। उसके बाद अगर शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र इस कुंडली के लिए पंचम और दशम भाव के स्वामी होकर के परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो शुक्रदेव 12वें भाव में है, कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति में है। उनसे नवम भाव में चंद्रमा और मंगल का बैठना, ये जो चंद्रमा और मंगल हैं वो सूर्य का भी बल बढ़ा रहे हैं और शुक्र का भी बल बढ़ा रहे हैं। गुरु और बुध का थोड़ा कम, पर शुक्र और सूर्य दोनों के बल बढ़ रहे हैं। एक और भी बहुत अच्छी बात जो इस कुंडली में आपको देखने को मिलेगी कि बुध अलग, सूर्य अलग और शुक्र अलग, ये तीनों ग्रह अलग अलग भाव में बैठे हैं, जिसका फल जातक के जीवन में सकारात्मक मिलता है, चाहे वो धन के मामले में हो, यश के मामले में हो, प्रतिष्ठा के मामले में हो, धर्म के मामले में हो, इच्छा की पूर्ति के मामले में हो, व्यय को संतुलित करने के मामले में हो, ऋण से मुक्त होने के मामले में हो, किसी भी तरीके से व्यक्ति के जीवन में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। शुक्र बैठे हैं 20 अंश पे, नवांश कुंडली के आधार पर वो ग्रह आपको धन व्यय करवा के सुखों का अंबार लगाता है। इतना ही नहीं, शुक्र की दशा में व्यक्ति के दाम्पत्य को अच्छा नेचर मिलता है, दिनचर्या अच्छी होती है, एक्सपीरियंस गेन होता है, ट्रेनिंग होती है और बहुत सारी चीज़ें, स्कोप बढ़ता है। उसके बाद दशमांशा चक्र के आधार पर भी शुक्रदेव का शुभ परिणाम ही देखने को मिलेगा। अपनी दशा काल में शुक्रदेव लाभ देंगे। शनिदेव की बात अगर करेंगे तो लग्नेश होकर के भाग्य भाव में बैठे थे। मैंने ये बात कही थी कि यहाँ वो बहुत अच्छी स्थिति में है। लग्नेश अगर धर्म में बैठ जाए तो व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, भाग्यशाली बनाता है। 9 घर आगे बैठे हैं
और जरा ध्यान से देखिए तो प्रत्येक 9वें वर्ष में लग्न से 9 घर आगे बैठे हैं और चंद्रमा से 2 घर आगे, मतलब चंद्रमा से तुरंत आगे। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति, और यहाँ से जब 9 घर आगे बढ़ते हैं तो सुख मिलता है पंचम भाव का, और पंचमेश जन्म कुंडली में परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं। लग्न कुंडली का आत्मकारक ग्रह आपकी कुंडली में बने हुए हैं शनिदेव जो लग्नेश हैं, तो लग्नेश ही इस कुंडली में महत्वपूर्ण ग्रह बन रहे हैं, आत्मकारक भी हैं, धर्म में बैठे हैं। उसके बाद जन्म कुंडली में लग्न से 9वें घर की स्थिति बन रही है। दशमांशा चक्र में वो ग्रह दशम भाव का स्वामी होकर के पंचम भाव में पंचमेश के साथ बैठा है, यशोवान बना रहा है। दशमांशा चक्र में भी स्वग्रही बैठे हैं, नवांशा चक्र में भी केंद्र त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं। इस वजह से यहाँ शनिदेव अच्छे ग्रह बनेंगे। जबकि अगर यहाँ पे बात करते हैं तो उनकी राशि एकादशवें और दशम स्थान में बनती है। यहाँ केतु की दशा भी जातक के लिए निर्णायक सुख और संसाधन की वृद्धि, अनुभवों की वृद्धि करने वाली होगी। तो कुल मिलाकर के शनि तक हमने ये बात समझी है। राहु सप्तम स्थान में है, वो मारक बन रहे हैं। इस वजह से राहु और शनि की दशा इस कुंडली में कभी कभी जब एक साथ एक्टिव होगी तो परेशान करने वाली हो सकती है। बाकी अब मैं दशाओं से बात करूं तो आगे आने वाले हैं गुरु 2027 में। तो गुरु में बुध का अंतर और गुरु में शुक्र का अंतर, गुरु में चंद्रमा और मंगल का अंतर, और गुरु में हाँ, ये सब दशाएं गुरु की दशा में अच्छी रहेंगी। कमज़ोर क्या जा सकते हैं तो गुरु में राहु, गुरु में सूर्य, गुरु में शनि, ये कमज़ोर जा सकते हैं। बाकी उसके बाद जब शनि की महादशा आएगी तो शनि की महादशा में व्यक्ति को जो परिणाम मिलेगा वो मैं एक सेकंड बता दूं। तो शनि में शनि का अंतर न्यूट्रल जाएगा, उस शनि में चंद्रमा और मंगल, और साथ ही साथ शनि में शुक्र, ये भी सामान्य परिणाम करेंगे। जबकि उसी शनि की महादशा में सूर्य पेट से संबंधित परेशानी देंगे और चंद्रमा मानसिक कष्ट देने वाले बनेंगे, नौकरी को व्यवधान में लेके जा सकते हैं। उस दशा काल में लाजवर्त धारण करना चाहिए, बजरंगबली की पूजा करनी होगी। अब चंद्रमा से विभिन्न ग्रहों का संबंध मैं आप बता देता हूं। अगर चंद्रमा से विभिन्न ग्रहों की दूरियों को देखते हैं, दूरी, तो उस हिसाब से चंद्रमा के साथ मंगल बैठे हैं तो व्यक्ति सोचने वाला प्रवृत्ति लेकर पैदा हुआ है, वो सोचता है। और चंद्रमा से दूसरे घर में जो शनि बैठे हैं वो व्यक्ति को थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग वाला भी बना देते हैं। चंद्रमा से तीसरे घर के गुरु भाग्यशाली, धर्मज्ञ और सहिष्णु बनाते हैं। चंद्रमा से तीसरे घर के बुध निर्णय लेने में पक्का। चंद्रमा से चौथे घर के सूर्य कभी कभी परेशानी और व्यक्ति अपनी बुद्धि का 100% इस्तेमाल नहीं कर पाता है। चंद्रमा से 5 घर आगे शुक्र संतान, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम और पद, ये सब देने वाले होंगे। चंद्रमा से 6 घर आगे केतु रोगी मानसिकता का बनाते हैं। कई बार व्यक्ति उस विषय पे भी विचार कर रहा है जहाँ बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए, और जहाँ विचार करना होता है वहाँ कई बार विचार नहीं करता। चंद्रमा से 12वें घर में राहु अनियंत्रित व्यय देने वाले होते हैं। लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी नवांश कुंडली के लग्नेश और केंद्र में चर प्रकृति की राशि का बनना, यहाँ पर द्विस्वाभाविक राशि का बनना, मंगल और चंद्रमा शुक्र लाभेश होकर के सप्तम में बैठकर लग्न को देख रहे थे। लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में जो देवगुरु बृहस्पति थे वो 12 में बैठे थे और सूर्य भाग्य में। तो नौकरी सूर्य के कारण, शुक्र के कारण महत्वाकांक्षा, चंद्रमा और मंगल के कारण सुख। जबकि गुरु में उतना बल नहीं था, जबकि द्वितीय भाव में शनि धन को और धन के कोष का नियंत्रण कर रहे थे और व्यक्ति को धनवान बना रहे थे। यहाँ पे राहु, मंगल और चंद्रमा के साथ जो बैठे हैं वो व्यक्ति को तीव्र सोचने वाला और किसी भी तरीके से अपने स्वाभिमान की सुरक्षा करने वाला बना देते हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं। स्वास्थ्य के मामले में हमें सावधान होना होगा। कब? तो उसके आधार पर राहु, केतु और शुक्र की दशा में स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। शनि और गुरु ठीक है, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, बुध भी ठीक है। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना होगा तो हम शुक्र की दशा में, शनि की दशा में और गुरु की दशा में इसका लाभ हमें ज़्यादा मिलेगा। माता और पिता को लेकर के शुक्र की दशा में माता बीमार पड़ सकती हैं। वैसे गुरु और सूर्य 100% अच्छे हैं। शनि की दशा में पिता को कष्ट हो सकता है। साथ ही साथ अगर बुध और राहु की दशा जब आएगी तो माता को कष्ट दे सकती है।
संतान को लेकर के इस कुंडली में संतान का सुख पंचम भाव में चंद्रमा, राहु और मंगल सप्तमांसा चक्र में विराजमान है, लग्नेश होकर के नीच के बैठे हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत व्यक्ति को संतान उत्पत्ति का वर देगा। पूजा पाठ आदि में बल है कुंडली के पास। गुरु और शनि की दशा में थोड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा प्रोफेशनली, जबकि सूर्य, शुक्र, राहु, केतु, चंद्रमा, मंगल और बुध मानसिक शांति को देने वाले, जीवन में स्थिरता प्रदान करने वाले ग्रह बनेंगे। भाग्य को और भी ज़्यादा बलवान बनाने के लिए चतुर्थी का व्रत करें। कुछ साइड में अगर छोटा मोटा व्यापार भी करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे उसकी कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं। लेकिन हाँ, ये कुंडली निश्चित रूप से भाग्यशाली है और कुंडली को एक तरफा परिणाम अच्छे का ज़्यादा मिल रहा है। एवरेज कुंडली से ये ज़्यादा अच्छी कुंडली बनी है। सूर्य को और बलवान बनाने के लिए रविवार को नमक का सेवन बंद करें, मांसाहार का त्याग करें। उसके साथ सूर्य को अर्घ्य और पंचांग प्रणाम। गाय की सेवा, चंद्रमा, मंगल, बुध इन सबको ठीक करने के लिए नियमित दिनचर्या का पालन, बजरंगबली के मंदिर का दर्शन, तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कभी कभी सुन लिया करिए या रोज रात को सुन लिया करिए। कुल पुरोहित की पूजा करें, उनको घर पे बुलाएं और उन्हें दान दें। इसके साथ अगर हो सके तो बजरंगबली पे नारियल भी अर्पित करें। साथ ही साथ अगर बात बन पड़े तो देवी मैया के मंदिर का दर्शन करें और इलायची की माला, लौंग की माला या अंजीर की माला भी अर्पित करें। शनि, राहु और केतु में से राहु और केतु की दशाएं कष्ट देने वाली और मारक दशा चलेगी। इस वजह से उस दौरान दुर्गा सप्तशती, महामृत्युंजय और अभिषेक वगैरह का पालन कर लेना चाहिए। क्लियर है? अब मैं आपको कुछ कुंडली की बेसिक बातों से आपका परिचय करा दूं। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में दान निश्चित रूप से करना चाहिए। वृष और कन्या वालों से मैत्री समुचित अच्छी रहेगी। तुला, मीन और कर्क वालों से सावधान रहें। भवन जो अगर कभी बनाते हो तो आपको मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, कर्क, सिंह उत्तर दिशा के मकान में भी रहना ठीक रहेगा। घर के बाहर जाने से पहले घी का दीपक जलाकर बाहर निकलें। सूर्य को नियमित रूप से अर्घ्य दें और हनुमान जी के 12 नामों का नित्य उच्चारण करें। अगर हो सके तो ऑफिस से आने के बाद सुंदरकांड का पाठ थोड़ा सा ही करें, पर जरूर कर लें। इतनी सारी चीजें हैं। तब तक के लिए दिन आपकी कुंडली में शनिवार और शुक्रवार का अच्छा रहेगा। रंग सफेद और हरा और उसके साथ चांदी का रंग अच्छा रहेगा। नक्षत्र श्रवण भी अच्छा है, अनुराधा भी ठीक है, पुनर्वसु भी ठीक है और भरणी भी ठीक है, पुष्य भी ठीक है। ये सब नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे रहेंगे। मारक दशा का ध्यान रखिएगा। बाकी इस कुंडली में अगर जीवन पर्यंत कोई रत्न पहनना होगा तो सबसे अच्छा रहेगा इस कुंडली के लिए सफ़ेद पुखराज, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसमें शुक्र का भी बल मिल जाएगा और गुरु का भी बल मिल जाएगा। या अगर चाहें तो आप नीली भी धारण कर सकते हैं। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।